नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। एसटीसी परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, कल हमने कमिटमेंट किया था कि हम मध्यकाल में मध्य प्रदेश के इतिहास को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम सल्तनत काल को, मालवा में स्वतंत्र राज्य के रूप में गौरी वंश और खिलजी वंश को, मुगल काल में मध्य प्रदेश में मुगल काल का कैसा क्या स्वरूप रहा है, अन्य राजवंशों के तौर पर तोमर राजवंश, गौड़ राजवंश, बुंदेला राजवंश और बघेलखंड राजवंश को देखने के संदर्भ में मैंने आपसे कमिटमेंट किया था। तो उसी संदर्भ में हम आज इस वीडियो में कुछ बातों की चर्चा करेंगे और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इसका बैकग्राउंड बताएंगे, कुछ इसका पृष्ठभूमि तैयार करेंगे जो आप भारत के मध्यकाल के दौरान जरूर उसका अध्ययन करते होंगे। क्लियर है? जैसे कि दोस्तों कहा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है वो तुर्कों के आक्रमण के पश्चात मानी जाती है। क्लियर है? तुर्कों का आक्रमण मतलब ये तुर्क कौन थे? ये तुर्क मुसलमान थे। ठीक है? इन्हीं तुर्कों के आक्रमण के पश्चात मध्य प्रदेश में या फिर कहें भारत के संदर्भ में भी दिल्ली सल्तनत का सूत्रपात होता है। क्लियर है? जहां पर आप देखते हैं अलप्तगिन शासक, अलप्तगिन आक्रमणकारी रहते हैं, तुर्क सुल्तान। फिर सुबुक्तगिन आते हैं, सुबुक्तगिन के बाद मोहम्मद गजनवी आते हैं और महमूद गजनवी के बाद आप देखेंगे कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। तत्पश्चात भारत पर तुर्कों की विजय के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश के रूप में दिल्ली सल्तनत के पहले वंश की स्थापना हो जाती है। क्लियर हुआ? तो हमें सिर्फ यहाँ पर मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए इतिहास का अध्यापन करना है या इतिहास का अध्ययन करना है। तो यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित मध्य प्रदेश के इतिहास को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे महमूद गजनवी व गौरी के समय कैसा क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है, मध्यकालीन इतिहास। दास जिसे आप गुलाम वंश कहते हैं उस समय की बात करेंगे, खिलजी वंश के समय की बात करेंगे, तुगलक वंश के समय की बात करेंगे और अंततः लोधी वंश के समय की बात करेंगे। दरअसल दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गुलाम वंश की चर्चा हो रही है, खिलजी वंश की चर्चा हो रही है, तुगलक वंश की हो रही है, लोधी वंश की हो रही है। वो एक कौन सा वंश इसमें बचा हुआ है जिस वंश की यहाँ पर लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है आपको, वो होगा आपका सैयद वंश। हो सकता है सैयद वंश के बारे में मध्य प्रदेश के मध्यकाल के इतिहास में कोई ताल्लुक ना रहा हो। इस संदर्भ में हम देखेंगे गुलाम वंश केवल और खिलजी वंश और तुगलक वंश और लोधी वंश। क्लियर है? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग मोहम्मद गजनवी और गोरी के समय। अगर मध्यकाल इतिहास देखें मध्य प्रदेश का तो यहाँ पर बात की जाती है कि 1919 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के कलिंजर एवं ग्वालियर पर आक्रमण किया। दोस्तों आपको ये जान लेना चाहिए कि जब मोहम्मद गजनवी आक्रमणकारी के रूप में सामने आए थे तो इन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं प्रत्येक वर्ष क्या करूंगा, एक आक्रमण करूंगा। क्लियर है? तो जो मोहम्मद गजनवी है आपका, ये मोहम्मद गजनवी 1998 से 1030 ईस्वी तक ये आक्रमण करते हैं और इस दौरान यह कुल 17 बार आक्रमण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या इन्होंने प्रति वर्ष एक आक्रमण किया? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो लगभग कितने आक्रमण होते? 998 से 1030 के बीच में अगर आक्रमण करते हैं तो लगभग 32 आक्रमण होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि प्रतिवर्ष एक आक्रमण का कमिटमेंट किया था वो तो पूरा होता नहीं दिखाई देता है। लेकिन उसके बावजूद हम कहें कि इन्होंने जब अपना 13वां आक्रमण किया, कौन सा आक्रमण? 13वां आक्रमण। और 13वां आक्रमण कब किया था? 1020 ईस्वी में। कब किया था? 1020 ईस्वी में। तो इसके पहले कब किया था 12वां? तो वो किया था 1018 ईस्वी में। तो 12वें आक्रमण की चर्चा करते हुए हम समझेंगे कि 1019 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का कलिंजर और ग्वालियर पर आक्रमण हुआ था। तो उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 12वां आक्रमण जो कि 1018 ईस्वी में हुआ था, यह 12वां आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। क्लियर है? थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझ लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो मोहम्मद गजनवी ने कहां पर आक्रमण किया? कन्नौज पर। उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। कौन थे बुलंदशहर के शासक? हरदत्त, उसको पराजित किया। उसके बाद 1019 ईस्वी में
उसने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज में एक राज्यपाल थे शासक के रूप में, और राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया था। जैसे ही वहां के राज्यपाल ने बिना युद्ध किया आत्मसमर्पण कर दिया, तो राज्यपाल द्वारा इस आत्मसमर्पण समर्पण से कलिंगर का जो चंदेल शासक था वह क्रोधित हो गया। क्लियर है? कलिंगर का चंदेल शासक क्रोधित हो गया, और क्रोधित होने के उपरांत क्या हुआ कि उसने, जो आपका चंदेल शासक था जो क्रोधित हो गया था राज्यपाल के आत्मसमर्पण से, तो उसने ग्वालियर के शासक के साथ संधि की और कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, और जिस राज्यपाल ने आत्मसमर्पण किया था उसे मार डाला। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो 1919 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के कलिंजर एवं ग्वालियर पर आक्रमण किया, इस संदर्भ में आप चर्चा कर सकते हैं, इस संदर्भ में आप बात को याद रख सकते हैं। क्लियर है? अब हम आगे बात करेंगे 1195-96 में मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था, एवं इस समय ग्वालियर के शासक लोहांग देव थे। क्लियर है? अब यहाँ पर 1195 से 1196 में जब मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, उस समय ग्वालियर के शासक कौन थे? लोहांग देव। दोस्तों, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मोहम्मद गौरी ने इस समय आक्रमण तो किया, लेकिन यह मोहम्मद गौरी भारत पर कब आक्रमण करने लगा था, इसका जानकारी भी आपको होना चाहिए कि मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण करने लगे तो सबसे पहले इन्होंने 1175 1175 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। सॉरी, मुल्तान के विरुद्ध, सुल्तान नहीं। 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, और दूसरा आक्रमण गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया था। क्लियर है? जहां पर सोलंकी वंश के चालुक्य का शासन था। क्लियर है? और इस वंश के भीम द्वितीय, जिसे मूलराज द्वितीय कहा जाता है, ने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के समीप परास्त कर दिया था। एक बार फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों, 1175 में मोहम्मद गौरी ने, जो मोहम्मद गौरी है, उन्होंने मुल्तान पर आक्रमण किया। तत्पश्चात 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करते हैं, जहां पर सोलंकी वंश के चालुक्य का शासन होता है। इस वंश में भीम द्वितीय जो थे, उन भीम द्वितीय, जिनका नाम मूलराज द्वितीय भी मिलता है, उन्हें मोहम्मद गौरी ने आबू पर्वत के समीप, या फिर ये जो भीम द्वितीय है, इन भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के समीप परास्त किया था। ध्यान रखिएगा, और यही मोहम्मद गौरी की भारतीय पहली पराजय थी। क्लियर? कौन हारा था? मोहम्मद गौरी। ठीक है? मोहम्मद गौरी किससे हारा था? मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय का एक और नाम क्या था? भीम द्वितीय। ठीक है? तो भीम द्वितीय को पराजित किया था आबू पर्वत के समीप। सॉरी, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था आबू पर्वत के समीप। क्लियर है? इसके बाद बात की जाए, 1179 से 86 के बीच पंजाब पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद पेशावर में इन्होंने आक्रमण किया, शालकोट पर आक्रमण किया। फिर 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ गौरी की भिड़ंत तराइन के मैदान में होती है। और इसी के बाद बात की जाए, जिसे जो 1191 में जो युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के मैदान में, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गौरी यहाँ पराजित हो जाता है। लेकिन अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में ही पुनः दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है और मोहम्मद गौरी के पक्ष में परिणाम जाता है। फिर 1194 ईस्वी की बात करें तो यहाँ पर चंद्रावर का युद्ध होगा, जहां पर चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी और राजपूत नरेश जयचंद के बीच यह युद्ध लड़ा जाता है, और जयचंद की पराजय के उपरांत उसकी हत्या कर दी जाती है। और जयचंद को पराजित करने के उपरांत मोहम्मद गौरी अपने विजयी प्रदेशों को की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी वापस चला जाता है। क्लियर हुआ? कहां तक आ गए हम लोग? कुतुबुद्दीन ऐबक को सारी जिम्मेदारी सौंप कर, जहां जहां उन्होंने विजय का पताका लहराया था मोहम्मद गौरी ने, तो अपने सारी विजित प्रदेशों को या विजित प्रदेश की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गजनी वापस चला जाता है। क्लियर हुआ? अब क्या होता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 में अजमेर को जीतकर, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 में अजमेर को जीतकर जैन मंदिर एवं संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट करवा देते हैं। अब जैन मंदिर और संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट करवाने के उपरांत इनके स्थान पर क्रमशः कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाते हैं। कौन?
कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अन्य जानकारी जानने से पहले आप गुलाम वंश के समय, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि गुलाम वंश के समय, यहाँ पे मैं मार्कर यूज करूंगा थोड़ा, तो आप लोगों को थोड़ा देखने में सुविधा होगी। देखिएगा, अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ये आपका जो गुलाम वंश के समय की बात कर रहे हैं। तो गुलाम वंश के समय 1196 और 97, 1196-97 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालवा के क्षेत्र पर आक्रमण किया और उज्जैन में लूटपाट की। दरअसल यह विजय उसकी कैसी थी? अस्थायी विजय थी। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 और 97 में मालवा के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। वह आक्रमण के पश्चात उज्जैन में लूटपाट की, लेकिन यह विजय उसकी स्थायी विजय नहीं कही गई। क्लियर है? अब उसी के बाद बात की जाए कि 1995 से 97 के बीच, सॉरी 1995 में बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, 1195 से 96 के बीच मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर दुर्ग पर भी हमला किया था, ठीक है, जाने से पहले। और वही बात करी जाए 1195 और 96 के बीच जब ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, तब मोहम्मद गोरी के विजयी प्रदेश पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वपूर्ण सफलता यह रही थी कि उन्होंने बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त की थी। इसका मतलब बुंदेलखंड पर उन्होंने आक्रमण किया। कब किया? 1202 से 1203 ईस्वी के बीच मोहम्मद गोरी की अनुपस्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल शासक थे वहां पे परमार्दी देव। कौन थे चंदेल शासक? हमने पढ़ा है पहले। तो चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित कर कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। क्या कहा मैंने? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे पॉइंट में आपने देखा है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा क्रॉस करते हैं, देखिएगा। हाँ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तीसरा बिंदु देखिएगा। दूसरा 1202 से 1203 ऐबक ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर क्या किया? बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया। चंदेल शासक थे यहाँ पे कौन? परमार्दी देव, उसको पराजित किया। और कहाँ कहाँ पर? कलिंजर, महोबा पर उन्होंने क्या कर लिया? अधिकार स्थापित कर लिया। क्लियर हुआ? अब इसके बाद बात की जाए 1231, ठीक है, 1231 में आने से पहले कुछ बातों की और चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बात यहां पर की जाती है कि मालवा में कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला धावा उज्जैन पर था। कभी आपसे पूछा जाए कि मालवा पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला आक्रमण कहां पे किया, तो मालवा के उज्जैन पर पहला आक्रमण किया। क्लियर है? उसके बाद यदि पूछा जाए कि 1210 ईस्वी, कब? 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के निधन के पश्चात किसी शासक बनाया गया था, तो आराम शाह शासक बना था। क्लियर हुआ? आराम शाह के एक साल के निर्बल शासन के दौरान हिंदुओं ने अपनी सत्ता फिर जमा ली थी। क्लियर है? फिर क्या हुआ कि बिहार के शासक थे विग्रह ने फिर से ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था और विग्रह के पुत्र थे मलय वर्मन, और इस मलय वर्मन ने झांसी और नरवर तक अपना क्षेत्र बढ़ा लिया था। क्लियर है? अब फिर ये बात आपको ध्यान रखना है, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। 1211 में जब आराम शाह का निधन हो जाएगा, तो उसके पश्चात इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनता है और दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद उस समय ग्वालियर दुर्ग पर प्रतिहारों का अधिकार था। तो ध्यान रखिएगा, जब इल्तुतमिश शासक बनते हैं आराम शाह की मृत्यु के बाद, उस समय दिल्ली पर सॉरी अपने जो ग्वालियर के दुर्ग जो होता है ग्वालियर के क्षेत्र में, तो वहां पर किसका अधिकार था? किसका अधिकार था? गुर्जर प्रतिहारों का। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम यहाँ पे तीसरे बिंदु की ओर। तीसरे बिंदु में कहा गया है कि 1200 यहाँ पे थोड़ा मार्कर देखिएगा, 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया, प्रतिहारों को पराजित किया। मैंने अभी जस्ट कहा था आपको कि प्रतिहारों का शासन स्थापित हो गया था जब
1911 में 1211 में 1211, ठीक है, 1211 में आराम शाह का निधन हुआ था, इल्तुतमिश शासक बनता है। उस समय ग्वालियर दुर्ग पर प्रतिहारों का शासन था। अब इन्हीं प्रतिहारों को पराजित किसने किया? 1231 में इल्तुतमिश ने, और ग्वालियर दुर्ग पर क्या किया? अधिकार कर लिया। इस युद्ध में नववर्मन है, ठीक है, नरवर्मन ने तुर्कों की सहायता की थी, और प्रसन्न होकर इल्तुतमिश ने नरवर्मन को शिवपुरी क्षेत्र प्रदान किया। ध्यान रखिएगा, युद्ध में जो प्रतिहारों को पराजित करने में ग्वालियर दुर्ग पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, तो इल्तुतमिश का वहां पर सहायता किसने की थी? नरवर्मन नामक ने तुर्कों की सहायता की थी। तुर्क कौन थे? इल्तुतमिश से तुर्की तो है, तो नरवर्मन ने सहायता की। अब प्रसन्न होकर इल्तुतमिश ने क्या किया? नरवर्मन को शिवपुरी क्षेत्र प्रदान कर दिया। फिर बात की जाए 1234 में छहदेव नामक राजपूत सरदार ने इल्तुतमिश को हराया था। क्या कहा जा रहा है? 1234 ईस्वी में छहदेव नामक राजपूत सरदार ने इल्तुतमिश को पराजित किया और तयासी सिंध के तट की ओर भगा दिया था। कहां पर भगा दिया था? तयासी सिंध के तट की ओर उसको भगा दिया था। क्लियर हुआ? फिर आगे बात की जाए, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ आपका 1200, ये जो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका? 1234 से 1235, ये सन लिखा हुआ 1234-35। इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण कर उज्जैन अवस्थित महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण कर उज्जैन अवस्थित महाकालेश्वर मंदिर को लूटा, और इल्तुतमिश का पहला सुल्तान था जिसने महाकाल मंदिर को लूटा। ध्यान रखिएगा कि तुर्क सुल्तान, वह पहला तुर्क सुल्तान कौन है जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटपाट मचाई थी? तो वह तुर्क सुल्तान आपका इल्तुतमिश था, जिन्होंने 1234 से 1235 ईस्वी के मध्य मालवा पर आक्रमण किया, और जहां पर उज्जैन अवस्थित है वहां पर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर को लूटा, और इसे लूटने वाला ये पहला सुल्तान था। ठीक है, अब देखिएगा, ऐबक की मृत्यु के बाद प्रतिहारों ने, देखिएगा इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब ऐबक की, यहाँ पर पहुंच गए हम लोग, तो ऐबक की मृत्यु के बाद क्या कहा? ऐबक की मृत्यु के बाद प्रतिहारों ने ग्वालियर, चंदेलों ने कलिंजर व पन्ना के अजयगढ़ पर अधिकार कर लिया। प्रतिहारों ने क्या किया? ग्वालियर, चंदेलों ने कलिंजर, ठीक है, प्रतिहारों ने कहां पर किया? ग्वालियर, चंदेलों ने कलिंजर व पन्ना के अजयगढ़ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऐबक की मृत्यु के बाद जब देखा गया तो प्रतिहारों ने पुनः ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, क्योंकि इनका ही शासन था यहाँ पे, और चंदेले ने कहां पर? कलिंजर पर, ये यूपी में आपका, और पन्ना के अजयगढ़ पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद देखा जाए कि नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो कि नासिरुद्दीन मोहम्मद के काल में जब बलबन उसका नायब ए मुमालिक था। कौन था नायब ए मुमालिक? कौन था ये? बलबन, ठीक है। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के काल में जब बलबन उसका नायब ए मुमालिक था, तब उसने 1247, कब? 1247 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, आप पढ़िएगा इसको। नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय नायब मुमालिकात कौन थे? बलबन। इसने मध्य प्रदेश में निम्नलिखित अभियान किए। अब 1247 में बलबन ने कलिंजर पर आक्रमण किया, और बघेल शासक थे कौन? कौन थे आपके? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, इसको रफ करता हूं। देखिए, 1247 में बलबन ने कलिंजर पर आक्रमण कर बघेल शासक दलकेश्वर एवं मलकेश्वर को पराजित किया। अब कौन थे बघेल शासक आपके? बघेल शासक पे दलकेश्वर और मलकेश्वर, ठीक है। दलकेश्वर मलकेश्वर को पराजित करते हैं, जो कि बघेल शासक होते हैं, और इनको पराजित करने का काम बलबन ने किया। कब किया? 1247 में। उसी के बाद 1250 में जब देवपाल का पुत्र जेतुगी देव था, ठीक है, जेतुगी देव, तो जेतुगी देव परमार शासन कर रहा था, तब इसी क्षेत्र पर फिर से बलबन ने आक्रमण किया, और आक्रमण किया तो 1251 में बलबन ने
उलुग खां के नेतृत्व में कलिंजर पर आक्रमण किया था। क्या कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट। जो 1250 ईस्वी में बलबन ने कहां पर किया है, परमार शासक थे जेतुगी देव, उस पर आक्रमण कर रहे हैं। 1251 में बलबन ने उलुग खां के नेतृत्व में कलिंजर पर फिर से आक्रमण कर रहे हैं। और फिर आगे ही बात की जा रही है कि 1251 में बलबन ने चंदेल व नरवर के राजा चहाड़ देव पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था। क्लियर। अब आगे हम चलते हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे खिलजी वंश के समय की। ठीक है, ठीक है। खिलजी वंश के समय की बात की जाए तो खिलजी वंश के समय यहाँ पर खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू में लूटपाट की। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, उसने मालवा पर आक्रमण कर मांडू में लूटपाट की। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि खिलजी वंश के संस्थापक जो जलालुद्दीन है, तो सबसे पहले देखेंगे कि खिलजी वंश का की शुरुआत कब मानी जाती है, या भारतीय इतिहास या मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में खिलजी वंश की शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है। तो खिलजी वंश ने अपना शासन का संचालन 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य तक किया था खिलजी में। ठीक है, जहां पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। क्लियर है। और इसमें कई शासक की हम चर्चा करेंगे, उसमें मध्य प्रदेश में किसका संबंध है उन्हीं के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, जब 1290 जलालुद्दीन खिलजी द्वारा सत्ता प्राप्त करने के साथ ही दिल्ली सल्तनत में साम्राज्यवाद का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो जलालुद्दीन ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू में लूटपाट की थी। फिर उसी के बाद बात करें, ये कब की थी लूटपाट, ये 1292 ईस्वी में, 2 साल के बाद ही जैसे ही खिलजी वंश की स्थापना हुई थी, उसी के 2 वर्ष के पश्चात इन्होंने क्या किया था कि मालवा पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, फिर बात करते हैं कि 1295 में जलालुद्दीन खिलजी ने ग्वालियर में शिकार अभियान पर आया और यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए एक भवन का निर्माण करवाया। क्या कहा जा रहा है कि 1295 में जलालुद्दीन शिकार के एक अभियान पर ग्वालियर आया था और उसने यहाँ पर यात्रियों के लिए एक भवन भी बनवाया था। ये 2 पॉइंट एक साथ में है, यहाँ पर अलग अलग हो गए दोनों, ये दोनों जो बिंदु हैं एक साथ है दोनों बिंदु। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को एक साथ रखिएगा और एक साथ पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि 1295 में जलालुद्दीन खिलजी ग्वालियर के शिकार अभियान पर जब आए थे तो उन्होंने यात्रियों के ठहरने के लिए एक भवन का निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ तक। अब भवन का निर्माण करवाया, ठीक है यहाँ तक, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि 1292 में अलाउद्दीन ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया और उसने विदिशा पर आक्रमण किया था। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है आपका अगला ही पॉइंट, अगर देखेंगे आप तो अगले पॉइंट में आपको क्लियर पता चलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेरी और विदिशा पर आक्रमण कर वहां पर लूटपाट की थी। फिर आगे ही बात की जाएगी कि 1292 में ही अलाउद्दीन ने परमार राजा भोज द्वितीय के समय मालवा पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब यहाँ पर 1294 की बात करें तो 1294 में जो अलाउद्दीन है, तो अलाउद्दीन ने देवगिरी का अभियान किया था, जिसके लिए वह मालवा होकर ही गया था। ठीक है, कहां पर, देवगिरी पर तो अभियान किया था, और कब किया था, 1294 में। तो 1294 में जब वो देवगिरी पर क्या कर रहे हैं, अभियान कर रहे हैं, तो देवगिरी पर अभियान करते समय उन्होंने कहां से होकर गुजरना पड़ रहा था, मालवा के क्षेत्रों से। तो मालवा के क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए। उसी के बाद अगले वर्ष जलालुद्दीन शिकार के एक अभियान पर गए थे ग्वालियर, तो उसकी चर्चा हमने की कि यात्रियों के लिए भवन का निर्माण करवाया था। फिर 1296 में सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व उसके सेनापति एन उल मुल्क, क्या कहा है, एन उल मुल्क। यहाँ पे देखेंगे आप कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में, ठीक है, 1305 में से पहले यहाँ पे एक सन की चर्चा नहीं की गई है, उस चीज की जिक्र मैं कर रहा हूँ आपके सामने कि सुनिएगा अच्छे से। 1296 ईस्वी में सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया था और जिसका नेतृत्व
उसके सेनापति ऐन उल मुल्क, जो यहाँ पे नाम लिखा दे रहा है आपको, ऐन उल मुल्क या ऐन उल मुल्क भी कहा जा सकता है, ऐन उल मुल्क, ठीक है, यही क्या कर रहा है, उस सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है 1305 ईस्वी में ऐन उल मुल्क के नेतृत्व में, इस ऐन उल मुल्क के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने अपने सैनिक का एक दल मालवा पर आक्रमण करने हेतु भेजा और इस आक्रमण में परमार शासक हरनंद कोका मारा गया था। कौन मारा गया था? हरनंद कोका, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, हरनंद कोका मारा गया था, ध्यान रखिएगा उसके बारे में। देखिएगा यहाँ पे हमीर वर्मन लिखा है, चंदेल शासक हमीर वर्मन। तो जहां पर जब उसने मालवा पर आक्रमण किया तो परमार शासक थे हरनंद कोका, उसे मार दिया गया। फिर 1305 ईस्वी में मांडू पर अलाउद्दीन की सेना का कब्जा हो गया। अंतिम महान चंदेल शासक जो हमीर वर्मन थे, कौन थे ये? चंदेल के अंतिम महान शासक थे हमीर वर्मन, के उपरांत दमोह और जबलपुर प्रदेश पर अलाउद्दीन ने के अधीन हो गया। यह बात दमोह से 28 किलोमीटर दूर सलैया ग्राम से प्राप्त एक शिलालेख से स्पष्ट होता है, ठीक है। और यह शिलालेख संवत 1366 यानी 1309 ईस्वी का है और उसने जलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक कहा था। क्लियर हुआ? तो यहां तक आप ध्यान रखिएगा। फिर हम अगले वीडियो में तुगलक वंश के समय की बात करेंगे। जैसे कि आज हमने देखा खिलजी वंश के समय और गुलाम वंश के समय, ठीक है, खिलजी वंश के समय, गुलाम वंश के समय। कल की वीडियो में हम खिलजी वंश के समय और तुगलक वंश के समय और लोधी वंश के समय को देखेंगे और इसके साथ हम इस खंड को पूरा करेंगे कि सल्तनत काल में मध्य प्रदेश का कैसा क्या स्वरूप दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो आज हमने कहाँ तक अध्ययन किया? तुगलक वंश के समय तक, ठीक है, सॉरी, तुगलक वंश के बारे में तो हम कल से चर्चा करेंगे, यहीं से हमारी क्लास की शुरुआत कल होगी और इसका ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। फिर हम फारसी भाषा, जो तुगलक वंश के समय की बात करेंगे कि इन्होंने फारसी भाषा में बटियागढ़ अभिलेख में यह जानकारी प्राप्त होती है कि दमोह क्षेत्र पर गयासुद्दीन तुगलक का आधिपत्य था। तो इसकी चर्चा हम कल वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो को थोड़ा छोटा बनाएंगे जिससे कि उसकी उपयोगिता आपको ज्यादा लगे, ठीक है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।